हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम कार्ल मार्क्स की सीरीज़ कर रहे थे एंड आई एम रियली सॉरी कि 2 दिन से वो ब्रेक हो गई है, बट अभी फिर से हम वो जो सीरीज़ है उसके सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी धारणा, जिसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद भी बोला जाता है। मार्क्स ने अपनी अध्ययन पद्धति में इतिहास का प्रयोग एक विशिष्ट प्रकार से किया है, जिसे सामान्यतः इतिहास की भौतिकवादी धारणा या ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। वेपर और कोल जैसे विद्वानों ने इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहा है। तो जो उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो व्याख्या है उसे वेपर और कोल जैसे विद्वानों ने क्या कहा है? इतिहास की आर्थिक व्याख्या। क्योंकि इस सिद्धांत में मार्क्स भौतिक शब्द का प्रयोग चेतनाहीन पदार्थ के रूप में न करके सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि यह परिवर्तन केवल आर्थिक कारणों, उत्पादन के साधनों और शक्तियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। आर्थिक कारण मतलब उत्पादन के साधन और शक्तियों में शक्तियाँ, ठीक है। अगर इनमें परिवर्तन होगा, जो आर्थिक कारण है इनमें परिवर्तन होगा तो क्या होता है? तो ये सामाजिक परिवर्तन की नींव रखता है। उसके बाद इतिहास के भौतिकवादी धारणा का अर्थ एवं परिभाषा। इतिहास की भौतिकवादी धारणा वास्तव में मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका मार्क्स के जीवन काल में ही विशेष महत्व था, क्योंकि उस समय इतिहास को आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखा जाता था। समाजशास्त्र के उदाहरण एक दिया हुआ है। समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम ने बौद्धिक विचार को आधार मानकर समाज के विकास की श्रेणियां बताईं, और हीगल जो कि दूसरे विचारक थे और मार्क्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो हीगल भी मानवीय इतिहास को विचारों का ही इतिहास मानते हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि पहले विचार आता है और फिर हमारा जो समाज है उसमें परिवर्तन आते हैं या वो विकास करता है। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स का विचारधारा का खंडन करके, इस विचारधारा यानी जो विचारों वाली विचारधारा है उसका खंडन करके इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी धारणा के आधार पर दी है। यहाँ भौतिकवाद का मतलब उनका आर्थिक के आधार पर है, आर्थिकी के आधार पर। मार्क्स का कहना था कि यदि इतिहास को समझना है तो हमें अपना ध्यान वास्तविक व्यक्तियों पर केंद्रित करना होगा। उनका कहने का मतलब था कि ये जो वास्तविक व्यक्ति है, ये हम आगे चल के जानेंगे कि वो किन लोगों को वास्तविक व्यक्ति मानते हैं, किन दो क्लासेस के बारे में बात करते हैं। व्यक्तियों को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि वह वास्तव में कैसे रहते थे, रहने के लिए किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना अनिवार्य है। तो व्यक्ति प्रकृति से अपने आप को संबंधित करके, प्रकृति का पुनर्निर्माण करके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके जीवित रहता है। ऐसा ही होता है। देखिए, ह्यूमन जो सोसाइटी होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, नेचर पे, और फिर नेचर से लेके वो मैन मेड चीज़ें भी क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं ये कल्चर का पार्ट हो जाती है। अब कल्चर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चर में। मतलब एक वो कल्चर जो भौतिक होता है और एक वो कल्चर जो अभौतिक होता है। तो यहाँ पे मार्क्स बात कर रहे हैं भौतिक कल्चर की, जो वो बताते हैं कि लोग भौतिक कल्चर से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे प्रजनन के लिए व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों पर आश्रित रहना पड़ता है, तभी तो बच्चे होते हैं। मार्क्स के अनुसार वास्तविक व्यक्ति को प्रकृति और अन्य व्यक्तियों के साथ दोहरे संबंध को द्वारा समझा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का प्रकृति से संबंध और व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से जो संबंध होता है, ये 2 संबंध हमें समझने की ज़रूरत है जब हम समाज को समझना चाहते हैं। व्यक्ति प्रकृति से क्या पैदा कर पाएगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशेष युग में उसके पास कौन कौन से साधन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम हंटिंग एंड गैदरर वाली सोसाइटी में थे, जब हम आदि मानव रहते थे, तो वहाँ पे जो उत्पादन के साधन थे वो क्या थे? केवल उनके पास कुछ भाले, कुछ पत्थर ही तो होते थे जिनको नुकीला करके वो शिकार करते थे। तो वहाँ पे जो उनका वो प्रकृति से जो पाप आते थे वो यही था कि जो भाले और पत्थर के द्वारा जो वो शिकार करते थे वही उनको मिल जाता था। लेकिन आज के समय में चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, है ना। इंसान ने रोबोट्स भी बना लिए जो उनका खुद का काम कर देते हैं। तो इसीलिए अलग अलग युग में हमारे जो संबंध होते हैं, जो हम प्रकृति से लेते हैं, वो अलग अलग हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्पादन के साधन उत्पादन की विधियाँ निर्धारित करते हैं। उत्पादन के साधन उत्पादन की विधियाँ निर्धारित करते हैं। उत्पादन की विधियाँ यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने आप को कैसे संबंधित करता है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन के साधन जो होते हैं, जैसे पूंजी हो गई या फिर जो लेबर हो गई, है ना, ये सारे जो साधन हैं
उत्पादन की विधियाँ, किस तरह से उत्पादन किया जाएगा। तो विधियाँ क्या होती हैं, जो लोगों के द्वारा या फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है जब हम मेन चीज़ें बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी फिनिश प्रोडक्ट चाहिए तो विधि उसकी क्या रहेगी, जो फैक्ट्री में वो जो काम करने की चीज़ें रहेंगी, हाथ से बनाना है या फिर मशीन से बनाना है। तो उत्पादन की विधियाँ यह निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति का हमारे से क्या संबंध है। जैसे आजकल उत्पादन की विधियाँ बहुत कम हो रही हैं, है ना, फैक्ट्री में मजदूर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और रोबोट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध है दूसरे व्यक्तियों के साथ वो भी परिवर्तित हो रहा है। अगेन वो बात को लेकर आते हैं, संतानोत्पत्ति, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं में वृद्धि होती है ना। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं, प्रकृति से उत्पादन भी बढ़ जाएगा और फिर हम जो नेचर से चीज़ें लेते जा रहे हैं वो भी बढ़ता जा रहा है। यह चक्रीय प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जैसे जैसे हम वो चीज़ें करेंगे तो हमारा उत्पादन भी बढ़ता जाएगा और फिर उत्पादन बढ़ने का रीज़न भी क्या रहता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए चक्रीय सिद्धांत के अंदर उन्होंने रखा। मार्क्स अपनी इतिहास की भौतिकवादी धारणा में समस्त मानवीय इतिहास को दो आधारभूत बातों का उल्लेख करते हैं। दो आधारभूत बातें कौन कौन सी हैं जब वो भौतिकवादी अवधारणा को समझाते हैं। पहला, जीवित रहने के लिए साधनों का उत्पादन। तो कहीं ना कहीं अगर समाज को आगे चलना है तो उनको कम से कम अपनी बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान, तो उनको पूरा करना पड़ेगा जीवित रहने के लिए। और दूसरा है बच्चों का उत्पादन, ताकि समाज में निरंतरता बनाई जा सके, क्योंकि ये चल के आगे बच्चे क्या बनते हैं, लेबर बनते हैं, मजदूर बनते हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों की जैसे काम करते हैं। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान है जिसका संबंध जीवन के सार्वभौमिक नियमों से भिन्न है, सामाजिक विकास के विशिष्ट नियमों से है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद का एक दर्शन है जिसका संबंध जीवन के सार्वजनिक नियमों से भिन्न सामाजिक विकास के विशिष्ट नियमों से है ना। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का नियम प्रकृति में कार्य नहीं करते अपितु समाज में करते हैं। लोगों के बीच में ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्य करता है, जो लोगों द्वारा बनाया गया है। वो संस्थानों में ऐतिहासिक भौतिकवाद को देखा जाता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से पृथक नहीं किया जा सकता। सामाजिक नियम मानवीय क्रियाओं के अध्ययन द्वारा ही समझे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या नियम है, कैसे हम दूसरे व्यक्तियों से संबंध है, वो सामाजिक नियम ही निर्धारित करते हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या। यहाँ पे हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान के रूप में सामाजिक विकास के सामान्य पहलुओं, प्रवृत्तियों, नियमों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो विज्ञान के रूप में देखा गया है और उस विज्ञान के रूप में वो सामाजिक विकास के सामान्य पहलुओं, प्रवृत्तियों और नियमों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन इसका जो बेसिस रहता है, कार्ल मार्क्स ने जो बेसिस दिया है वो हमेशा आर्थिकी से संबंधित होगा। आगे चल के हम ये जान भी लेंगे। यह सामाजिक जीव का यानी मनुष्यों का सामाजिक चेतना से संबंध भी सामने रखता है और ऐतिहासिक भौतिकवाद में प्रत्येक समस्या की व्याख्या इस सहसंबंध द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि जब हम इंसान होते हैं उनमें सामाजिक चेतना ये सब भी का संबंध, सामाजिक चेतना से संबंध भी सामने रखता है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में एक रिलेशन है ना। और ऐतिहासिक भौतिकवाद में और जो समस्या की व्याख्या है वो इसी संबंध के अंदर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐतिहासिक भौतिकवादी हमें ये बताता है कि कैसे किस टाइम पीरियड में दो अलग अलग समूह थे और इन दोनों के बीच में संबंध कैसे थे। जैसे एक लॉर्ड है और एक सर्फ है, एक मालिक है और एक मजदूर है। तो मजदूर जो है वो मालिक को क्या देता है, अपनी सर्विसेज देता है, अपनी सेवाएं देता है। तो इसी प्रकार के संबंध वहाँ पे पाए जाते थे। तो ये आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद बताता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बातें इन चीज़ों से संबंधित है। क्या क्या है, किसी भी मानवीय समाज के विकास से संबंधित सामान्य वस्तुनिष्ठ नियम, है ना। वस्तुनिष्ठ नियम ये होते हैं जो कहीं पे भी कभी भी हमेशा सार्वभौमिक रहते हैं, चेंज नहीं होते। विश्व इतिहास तथा सामाजिक आर्थिक निर्माण की सामान्य अवस्थाएं, सामाजिक जीव तथा सामाजिक चेतना से संबंध तथा मूल्यांकन, विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं की अन्वेषण की अवधि। ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध समाजवाद या साम्यवाद से संबंधित सभी प्रश्नों से न होकर वैज्ञानिक साम्यवाद की विधि से है, जो आर्थिक ऐतिहासिक औचित्यता को महत्वता दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व का जब हम इतिहास देखते हैं तो सामाजिक और आर्थिक निर्माण की हमें सामान्य अवस्थाएं देखनी चाहिए कि कैसे समाज का, कैसे आर्थिक चीज़ों का निर्माण हो रहा है। फिर मनुष्य को एक सामाजिक जीव की तरह देखना चाहिए और उसमें जो अपने लोगों के प्रति चेतना है उस चेतना को संबंध और उसको मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तभी वो पता लगा पा रहे थे कि अलग अलग समय पीरियड में जो इन दोनों के बीच में संबंध है वो कैसा है
है ना। उसके बाद विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं की अन्वेषण की अवधि कि कितना कितना ये जो समय है इन दोनों का, इस स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आ जाता है और उसके बाद तीसरा स्टेज आता है, चौथा स्टेज आ जाता है सामाजिक प्रघटनाओं के अंतर्गत। तो विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं के अन्वेषण की अवधि इसमें बताई गई है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध समाजवाद साम्यवाद से संबंधित सभी प्रश्नों से ना होकर वैज्ञानिक साम्यवाद की विधि से है, जिससे आर्थिक और ऐतिहासिक औचित्यता पर महत्वता दी जाती है और इसका उद्देश्य साम्यवाद की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना है। तो कहीं ना कहीं वो भी वैज्ञानिकता की तरफ अपने आप को झुका रहे हैं, जो उन्होंने थ्योरीज दी हैं, जो उन्होंने एक आइडिया दिया है कि आगे चल के एक समाज आएगा जो साम्यवाद का समाज होगा, जो समाजवाद का समाज होगा। तो वही उन्होंने एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। ऐतिहासिक भौतिकवाद एक निरपेक्ष सिद्धांत का दावा नहीं करता जिसकी सहायता से इतिहास की सभी समस्याओं में परिवर्तन को समझा जा सकता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक प्रघटनाओं के अन्वेषण की विधि से अधिक, क्योंकि इसका अपना एक सिद्धांत है जिसके द्वारा सामान्य ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की व्याख्या की जाती है। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक प्रघटनाओं के अन्वेषण की विधि से अधिक है ना, क्योंकि वो आपको बहुत सारे पहलुओं के बारे में बता रहा है, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की व्याख्या कर रहा है। जैसे भौतिक वस्तुओं का उत्पादन और संतानोत्पत्ति, कहीं ना कहीं वो संतानोत्पत्ति को भी साथ में रख के देख रहा है। जैसे भौतिक वस्तुओं का हम कैसे उत्पादन करते हैं, देन आगे चल के जो लेबर क्लास है वो कैसे उत्पादित हो रही है, उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन की विधियाँ क्या है, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध जो कि आर्थिक आधार पर बेस्ड है। यही आर्थिक आधार फिर विचार और अधिसंरचना की रचना करता है। अधिसंरचना होती है जो हमारे सारे अलग अलग अधिसंरचना और अधोसंरचना, दो तरह की उन्होंने संरचना बताई थी। एक है बेस स्ट्रक्चर जो नीचे काम करता है, जो उन्होंने आर्थिक ही माना है कि कहीं ना कहीं जो पैसा है वो ही हमारे सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है उसको वो करता है, क्या बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित करता है। तो यहाँ उसी की बात हो रही है। तो उपर्युक्त विवेचन से अब उन्होंने कॉन्टेक्स्ट जो क्रक्स है वो ये बोला कि मार्क्स अपने समय में प्रचलित विचारवादी धारणा की आलोचना करके इतिहास की व्याख्या भौतिकवाद यानी आर्थिकी के आधार पर देने का प्रयास करते हैं। इस व्याख्या में कुछ प्रस्तावों को मानकर चलते हैं जिनके 3 स्रोत हैं। पहला, वास्तविक जीवित व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तियों की गतिविधियां और इनके जीवन की भौतिक दशाएं जो कि पहले पाई जाती थीं और जिन्हें वर्तमान व्यक्तियों की गतिविधियों में देखा जा सकता है। अब व्यक्ति की भी 2 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, एक तो जीवित रहने के लिए वस्तुओं का उत्पादन, दूसरा संतानोत्पत्ति, राइट। सोसाइटी आगे ही प्रोग्रेस इस तरह से करती है जब बच्चे होते चले जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं, अब उसकी आवश्यकताएं 2 है ना, क्लियर, जो कार्ल मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। एक तो जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है, दूसरा परिवार को आगे बढ़ाए रखना। तो ये जो 2 आवश्यकताएं, 2 स्रोतों को पूरा करने के लिए 2 चीज़ें हैं, प्रकृति और अन्य व्यक्तियों से हमारे संबंध, ठीक है। जब व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसकी आवश्यकताओं में और वृद्धि हो जाती है। ऐसा ही है, हमेशा जो ग्रीड होता है वो बढ़ता ही रहता है और इसीलिए वह प्रकृति से अधिक उत्पादन करता है, अधिक से अधिक करता है। प्रकृति से मानव अपने लक्ष्यों की पूर्ति किस प्रकार से करेगा यह उसके पास उपलब्ध उत्पादनों के साधनों पर निर्भर करता है। इस प्रकार उत्पादन के साधन उत्पादन की विधियां को निर्धारित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास साधन है, हमारी जितनी पूंजी है वो हमारा बताएगी कि हम फैक्ट्री में उत्पादित करेंगे चीज़ें या घर पे। वास्तविक व्यक्तियों के जीवित रहने की दशाएं क्या हैं, एक तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और उत्पादन, जो आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होती है, उत्पादन के द्वारा। और उत्पादन किन के द्वारा होता है, अन्य व्यक्तियों के द्वारा और प्रकृति, कहीं ना कहीं हम प्रकृति से क्या लेते हैं, लैंड लेते ही हैं, उसमें होता है। इसके समानांतर उत्पादन की दूसरी प्रक्रिया अन्य व्यक्तियों से संबंधित है जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि से आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, यहाँ पे एक महिला और एक पुरुष की भी बात की जा सकती है जिनके साथ जो विवाह के संबंध में आते हैं और इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आवश्यकताएं बढ़ती हैं तथा प्रकृति से अधिक उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इस दोहरे संबंध को, जो कि व्यक्तियों को प्रकृति तथा अन्य सामाजिक प्राणियों से जोड़ देता है, इतिहास की भौतिकवादी धारणा कहा जा सकता है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार इतिहास का अभिप्राय उत्पादन के साधन, उत्पादन की विधियां से ये दोनों मिलकर उत्पादन की शक्तियों का निर्माण करती हैं। कहीं ना कहीं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और उत्पादन की विधियां, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो आपको फोर्स
ऑफ प्रोडक्शन, यानी कहीं ना कहीं जो उत्पादन की शक्ति हैं उनका निर्माण करती हैं। उत्पादन की शक्तियाँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत, भौतिक सामग्री, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मनुष्य के नैतिक व मानसिक गुण, श्रम विभाजन इत्यादि। उत्पादन की शक्तियों की विशेष दशाएं विशेष प्रकार के उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं। उत्पादन की शक्तियाँ, ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के संबंधों को सामूहिक रूप से आर्थिक आधार पर प्रासंरचना कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जब उत्पादन की शक्तियाँ होती हैं तथा उत्पादन के संबंधों को सामूहिक रूप से आर्थिक आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक बेस क्रिएट कर रहा है। जो अभी मैं बात बोल रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जो सुपर स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, यानी बड़ी बड़ी सामाजिक इंस्टीट्यूशन को जो प्रभावित करता है, वो ये संबंध ही है। इस आर्थिक आधार पर विचारवादी अधिसंरचना निर्धारित होती है। तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर आगे चल के जो अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग अंग हैं जो समाज के, वो निर्धारित किए जाते हैं और उनको हम इस विचारवादी अधिसंरचना से निर्धारित होती है। और मार्क्स का कहना है कि व्यक्ति की चेतना सामाजिक जीवन का निर्धारण नहीं करती, अपितु सामाजिक जीव उसकी चेतना का निर्धारण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में जो संबंध होता है और हमारे जो उत्पादन है वो क्या करते हैं, वो उसकी चेतना को निर्धारित कर रहे हैं, ना कि हम उल्टा हो रहा है। तो ये उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या है। कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वो मानते हैं कि जो हमारा उत्पादन का साधन है, उत्पादन के संबंध है और जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं। और उसके बाद वो दो मेन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। एक तो जो आपका जो आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताएं कहाँ से आती हैं, आवश्यकताएं जनसंख्या से आती हैं, और जनसंख्या वृद्धि कहाँ से होती है, जब लोगों के बीच में संबंध होते हैं, और वो विवाह भी हो सकता है उसका एक रीज़न। और दूसरा होता है कि जब उनकी दूसरी नीड आती है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो उनकी उत्पादन जो जनसंख्या वाली नीड है वो उनके दूसरे पहलू में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्क्स और हीगल में क्या अंतर होता है। हीगल उनकी लाइफ के बहुत बड़े इन्फ्लुएंस थे। ऐसा बोला जाता है कि मार्क्स ने हीगल की धारणा को पैर के बल खड़ा कर दिया था, सर के बल खड़ा कर दिया था बेसिकली। तो आप आगे चल के हीगल एंड मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। हीगल ने कहीं ना कहीं जो उनकी ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा है उसको भी बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि हीगल जो बोलते थे वो बोलते थे कि कहीं ना कहीं विचार पहले आता है और उसके बाद हम समाज में परिवर्तन लेकर आते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स जो बोलते थे वो बोलते थे कि नहीं, आर्थिकी और आर्थिकी से उनका जो मतलब था वो था संबंधों से, जो संबंध बेस्ड होते हैं शक्तियों पे, सामाजिक संबंध के सामाजिक परिवर्तन की शक्तियों से। और वो जो आर्थिकी है वो क्या करती है, आपके जो पूरे समाज है उसको बदलने की कोशिश करती है, उसको बदलने की शक्ति रखती है। तो आगे चल के हम मार्क्स एंड हीगल को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।